तो आज के लिए हम आपके लिए काफी सारे प्रॉब्लम लेकर आए हुए हैं। ठीक है। तो आपको पता ही है कि हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा आजकल कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक आजकल था वो क्या था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमने कहा था कि देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं पे लिसिस का मतलब होता है टूटना, तोड़ना, ब्रेक डाउन। ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्या करते हो, किसी कंपाउंड को, ठीक है, तोड़ते हो बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। किसी कंपाउंड, दी डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट। ठीक है। थ्रू इट्स मोल्टेन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। इसमें हम मेनली क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को किस में चेंज करते हैं, यानी अ, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में चेंज करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप चेंज करते हो केमिकल एनर्जी में। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हो केमिकल एनर्जी में। तो इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड हम बहुत सारे प्रॉब्लम को लेकर आए हैं। देखो, सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आपका ये है कि एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप से है कि अगर आप क्या करते हो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ कह रहा था कि अगर हम क्या करें, पिघला हुआ, पिघली हुई सोडियम क्लोराइड में करंट फ्लो करवा करके हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दे, और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करके अगर हम क्या करो, क्या कर दे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल प्रोडक्ट एनोड एंड कैथोड, एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो, अगर मान लो कि ये हमारा कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर भरा पड़ा हुआ है क्या, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, जिसे कॉमन साल्ट भी बोलते हो, नमक बोलते हो। तो अगर इसमें हम क्या करें, इलेक्ट्रोड को डिप कर दे, दो इलेक्ट्रोड को, एक इलेक्ट्रोड आपका कैथोड कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। ठीक है। और इसे हम एक हाई वोल्टेज करंट सोर्स से जोड़ दे और हम क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा एट एनोड, और दूसरा कैथोड पे क्या मिलेगा। तो आपको पता है कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो देखो, ये जो निगेटिव पोल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिवली चार्ज होगा, तो निगेटिवली चार्ज होने के कारण से इस सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये मूव करेगा आपका इस इलेक्ट्रोड की तरफ, और क्लोराइड आयन पे निगेटिव चार्ज होने के कारण ये मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनोड, एनोड, एनोड का मतलब एनायन को अट्रैक्ट करने वाला, एनायन को अट्रैक्ट करने वाला। अब एनायन कौन है, इसमें क्लोराइड है। ठीक है। तो क्लोराइड, ये जो क्लोराइड है आपका, ये इस इलेक्ट्रोड पे जाके क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है। और क्या बना लेगा, क्लोरीन गैस। ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लो इस तरीके से। और कैथोड पे आप बात करते हो, तो कैथोड पे आपको देखो, कैथोड का मतलब केटायन को अट्रैक्ट करने वाला, और केटायन कौन है इसमें, सोडियम आयन। ठीक है। तो सोडियम आयन इस पे जाके क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो कि बैटरी ने भेजा है, बैटरी ने भेजा है, तो क्या करेगा, ये जो सोडियम आयन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, सोडियम आयन। ठीक है। सॉरी, सोडियम आयन नहीं बना देगा, सोडियम बना देगा, जो सॉलिड स्टेट में होता है। यानी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होने लगेगा, सोडियम डिपॉजिट होने लगेगा, और इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगी। इसका मतलब एनोड पे क्या होता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है,
और कैथोड पे क्या होता है, सोडियम डिपॉजिट होता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट विच यू ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। ठीक है। इसमें देखो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में केवल दो आयन थे, ठीक है। इसमें इस मोल्टेन सोडियम क्लोराइड सबस्टांस के अंदर कौन कौन से आयन थे, एक आपका सोडियम आयन था और दूसरा क्लोराइड आयन था। सोडियम आयन ने क्या किया, कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और वहीं पे क्लोराइड जो आयन था वो कैथोड पे जाके क्या कर लिया, क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल गया। क्लोरीन गैस जो गैस होता है, चूंकि गैस ऊपर उठता है, तो क्लोरीन, यहाँ पे मैं एरो का साइन लगाता हूँ जो ऊपर की तरफ है, यानी ए दिस इज आपका आंसर क्या होगा कि एनोड पे आपको मिलेगा क्लोरीन गैस और कैथोड पे मिलेगा सोडियम डिपॉजिट होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूँ, दूसरे क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं क्या करता हूँ कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है, इसका मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूँ किसके प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, अगर हम क्या करूं, मैं क्या करूं, अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, इसका अगर मैं करवाता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा एट एनोड एंड कैथोड। तो मैं पहले नंबर तो पेज चेंज कर लेता हूं, अब बात करता हूं। देखो, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि क्या आपको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, आपको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा एट एनोड और कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा एट कैथोड। देखो मान लो कि दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और इसको मैं हाई वोल्टेज करंट सोर्स से जोड़ दें इस तरीके से, और हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन NaCl, को सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि देखो ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में डिप होगा। ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड डिप होगा, तो आप ये देखो ना कि देखो एक्वस सोल्यूशन कैसे बना, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन कैसे बना, तो आप पहले एक वाटर रहा होगा, वाटर एज ए सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या किया होगा, सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दिया होगा। तो ऐड करने पे सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करने पे आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। और आयोनाइज होके कौन कौन सा आयन देता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। आप ये भी जानते हो कि जो वाटर होता है, वाटर वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन होता है, यानी वाटर भी टूटता है। तो किस तरीके का इसका ऑटो आयोनाइजेशन होता है, तो वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन होने पे क्या क्या मिलता है, आपको मिलता है हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोक्साइड आयन। यानी वास्तव में ये जो एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर चार आयन प्रेजेंट है। कौन कौन से आयन, एक सोडियम आयन, दूसरा क्लोराइड आयन, तीसरा आपका हाइड्रोनियम आयन, और चौथा क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। अब बात ये होती है कि देखो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो बैटरी है, बैटरी के ए वाला जो इलेक्ट्रोड है निगेटिव पोल से जुड़ा हुआ, यानी इसका मतलब ये जो बैटरी है इलेक्ट्रॉन को भेजेगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपके, देखो अब बात ये आती है कि ये अगर इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज है तो इसकी तरफ कौन से आयन मूव करेंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल कौन कौन से हैं, एक सोडियम आयन हो गया और दूसरा हाइड्रोनियम आयन। अब दो लोग इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, दोनों आयन क्या करेंगे, मूव करने के लिए तैयार हैं इस इलेक्ट्रोड की तरफ। लेकिन बात यह है कि कौन सा आयन इसकी तरफ मूव करेगा और किस आयन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो बात यह है, जैसे मान लो कि क्या है कि एक कंपनी है, ठीक है, क्या है, कंपनी है। अगर कंपनी है और उसमें काम करने वाली इंप्लॉय है, तो मान लो कि दो इम्प्लॉय हैं, A एंड B। तो देखो अगर मान लो कि कंपनी किसको प्रेफरेंस देगा, जो ज्यादा चाहत रखेगा, चाहत, तो जो ज्यादा चाहत रखेगा कंपनी के लिए, ग्रोथ के लिए, कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता है, कंपनी उसी को प्रेफरेंस देगा। उसी तरीके से ये दोनों आयन तो मूव करेंगे, ठीक है, दोनों आयन ही मूव करेंगे क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन वो आयन जो ज्यादा चाहत रखता है क्या करने के लिए, देखो इस, ये जो आयन है ना, चाहे सोडियम आयन हो गया हो, चाहे आपका हाइड्रोनियम आयन हो गया हो,
दोनों आयन के लिए बात है। इस इलेक्ट्रोड पे जाके करना इनको क्या है, इन दोनों आयन जाके क्या करना चाहते हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो ये दोनों आयन जाकर के इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जारी सी बात है, जो आयन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा वो पहले पहुंचेगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और पहुंच करके इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं कि देखो, अब बात है दो लोग के बीच में कंपटीशन है, एक सोडियम आयन एक हाइड्रोनियम आयन। तो बात ये होती है कि सोडियम आयन ज्यादा चाहत रखता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कि हाइड्रोनियम आयन, तो आंसर होगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है देन सोडियम आयन। यानी इसका मतलब हुआ कि एट किसका, देखो, एक व्हाट इज दिस, दिस इज कटायन। केटायन का मतलब ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो एट मानी कैथोड, कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड की तरफ कौन मूव करेगा, तो कैथोड की तरफ सोडियम आयन न मूव कर करके हाइड्रोनियम आयन मूव करेगा, और हाइड्रोनियम आयन अगर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पहुंच जाता है कैथोड के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है प्लस वाटर बना लेगा। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो भी लिखना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस आपको लिबरेट हुए होते हुए मिलेगा। ठीक है, यानी कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, और आप ये जानते हो कैथोड पे क्या होता है, ऑलवेज रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे देख लो दिस इज रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। वहीं पर अगर आप एनोड की बात करते हो, एनोड, एनोड आप जानते हो कि एनोड क्या, ऐसा इलेक्ट्रोड जो एनायन को अट्रैक्ट करता है, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल को। अब देखो, इस इसके एक्वस सोल्यूशन में कौन कौन से एनायन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब बात ये आती है कि देखो अब ये भी क्या करते, ये दोनों जो आयन है इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर करके करना चाहते हैं। और अगर मान लो बाई चांस ये दोनों मूव किए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके एक करेंगे क्या, इस इलेक्ट्रोड पे जाके क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पे जाकर के ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर देखो, जो आयन इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा जल्दी से जितना चाहत रखेगा, जितना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, यानी दोनों आयन की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो चाहत होगी, जिसकी जिस आयन की ज्यादा चाहत होगी वो वो इलेक्ट्रोड वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोड पे से ज्यादा मूव करेगा, और वो पहले पहुंचेगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा पहले। यानी ठीक है, वो कंपटीशन भले ही दोनों के बीच में है, वही बात है ना कि एक कंपनी है, अब कंपनी के लिए जो ज्यादा फायदेमंद होगा, जो ज्यादा ज्यादा उसको प्रॉफिट देगा, वही उसको क्या देगी, कंपनी प्रेफरेंस देगी। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन की बात करते हो और हाइड्रोक्साइड आयन की बात करते हो, इन दोनों आयन में से जो आपका हाइड्रोक्साइड, सॉरी, आपका मैंने क्या बात किया, क्लोराइड आयन है क्या, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता जो है वो ज्यादा है देन हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्लोराइड आयन जो होगा वो मूव करेगा, और क्लोराइड आयन मूव करके क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने वाला है, और एनोड पे क्या रिलीज होने वाला है, क्लोरीन गैस रिलीज होने वाला है। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पे प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पे आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिलता है, क्लोरीन गैस। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, जल्दी से नोट कर सकते हो। अच्छा, एक बात और है कि कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन का क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में जो सोल्यूशन बचेगा, ठीक है, वो सोल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो इसका सवाल बड़ा सिंपल है, इस सवाल का आंसर बहुत ही सिंपल है। कैसे, ऐसे है कि देखो, इसके जो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन था उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट थे, चार आयन प्रेजेंट, कौन कौन से आयन,
एक आपका सोडियम आयन, दूसरा क्लोराइड आयन, तीसरा हाइड्रोनियम आयन, चौथा हाइड्रोक्साइड आयन। देखो सोडियम आयन तो आपका क्या हो गया कि सोडियम आयन तो बचा ही है, चलो, क्योंकि सोडियम आयन तो डिपॉजिट हुआ नहीं है, ठीक है, सोडियम आयन का रिडक्शन हुआ नहीं, चलो ये बच गया। क्लोराइड आयन, जो क्लोराइड आयन था यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन गैस के रूप में रिलीज हो गया, तो ये तो खत्म हो गया सोल्यूशन से, ठीक है। बाकी हाइड्रोनियम आयन ने भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में बदल गया, तो ये भी खत्म हो गया। बचा कौन कौन से, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। यानी अगर सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होंगे तो यानी ये सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो ये आपका सवाल का आंसर क्या होगा कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है वो कैसा, किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। यानी बेसिक नेचर का आप टेस्ट कभी कैसे कर सकते हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में अगर इसके सोल्यूशन में आप क्या करते हो, रेड लिटमस पेपर को डिप कर देते हो, तो जो रेड लिटमस पेपर वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और है कि कभी कभी इसी सवाल को ना बहुत अजीब तरीके से पूछता है। उसके पूछने का तरीका ये होता है कि अगर मैं क्या करूं कि जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है ना, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, ये जो एक्वस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है, अगर मैं क्या करूं, बहुत ही वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर मैं कहूं कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन है। अगर डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन है तो अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस मैं करवाता हूँ सोडियम क्लोराइड का, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको एट एनोड एंड कैथोड। तो क्या, देखो अभी हमने जो करवाया था सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यू जो सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, तो इस समय जो आपको प्रोडक्ट मिला था एट एनोड, एनोड पे क्या मिला था, एनोड पे आपको मिला था क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या मिला था आपको, हाइड्रोजन गैस। तो क्या इसका इलेक्ट्रोलिस, देखो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात नहीं किया था, कंसंट्रेशन में बात करने के पीछे ये था कि मतलब सोडियम क्लोराइड अच्छी खासी मात्रा में वाटर के अंदर डिजोल्व है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कह दिया गया है कि जो सोल्यूशन है वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो इस समय इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो इस समय जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा वो इसके प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा, ठीक है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो इसका प्रोडक्ट कुछ और होगा, ठीक है। क्यों होगा, इसलिए कि जो जो डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ कि वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस में है, बहुत ज्यादा, ठीक है, वाटर क्या है, एक्सेस में है। वाटर एक्सेस में होने के कारण आयन, अगर आप बात करो तो इसके एक सोल्यूशन में कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, तो सोडियम आयन तो प्रेजेंट होगा ही, क्लोराइड आयन भी होगा, हाइड्रोनियम आयन भी होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन बात यह है कि देखो डाइल्यूट होने के कारण जो सोडियम क्लोराइड इसकी मात्रा वाटर के अंदर डिजोल्व होगी बहुत ही कम होंगी, तो इसका मतलब हुआ अगर सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम डिजोल्व करोगे तो सोडियम आयन भी बहुत लेस अमाउंट में होगा, क्लोराइड आयन भी बहुत लेस अमाउंट में होगा। इस समय क्या होगा कि देखो इस इलेक्ट्रोड की तरफ, ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ पॉजिटिव आयन मूव करेगा, तो पॉजिटिव आयन कौन कौन से हैं इसके सोल्यूशन में, हाइड्रोनियम आयन और सोडियम आयन, ठीक है। तो बात ये आती है, पहली नंबर तो हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड के आसपास में सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे ज्यादा नंबर में कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, तो हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होंगे। तो ज्यादा सी बात है, जो ज्यादा भी है और इसकी चाहत भी यहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो चाहत है वो ज्यादा है, यानी ओवरऑल यही आयन जाकर के इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यानी अगर करेगा एक्सेप्ट तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, बाकी बैलेंस आप कर लेना, ठीक है। तो एट आप कैथोड की बात करते हो तो कैथोड पे आपको क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है। लेकिन आप यहीं पे एनोड की बात करते हो, एनोड की, तो देखो एनोड के केस में क्या है कि क्लोराइड आयन की जो चाहत है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वो ज्यादा है देन क्लोराइड आयन की जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो चाहत है वो हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा है, ठीक है। तो जाना तो चाहिए था क्लोराइड आयन को,
और क्लोराइड आयन अगर जाता तो क्या करता, रिलीज क्लोरीन गैस रिलीज करता इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि भाई चाहत तो ज्यादा है, लेकिन इसकी जो संख्या है, इस इलेक्ट्रोड के आसपास में जो क्लोराइड आयन की संख्या है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो मूव तो करेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या ज्यादा होने के कारण से भले ही इसकी चाहत ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन ये ये तो आसपास में बहुत सारी संख्या में मौजूद है, ठीक है। इस कारण से ये हाइड्रोक्साइड आयन है ना, ये हाइड्रोक्साइड आयन भी मूव करेगा, ऐसा तो है कि नहीं मूव नहीं करेगा। तो ओवरऑल आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है ना, ये हाइड्रोक्साइड आयन के कारण से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे क्या है कि एक काम मान लो कि एक कंपनी है, अब कंपनी है, अब कंपनी के अंदर मान लो कि 100 स्टाफ है, ठीक है, 100 स्टाफ है। 100 स्टाफ में से दो स्टाफ ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं कंपनी के बारे में, मतलब कंपनी को ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कंपनी के लिए हार्ड वर्क करना चाहते हैं। बाकी जो 98 स्टाफ है वो भी फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उतना नहीं चाहते जितना ये दोनों स्टाफ, जितना ज्यादा फायदा दे सकते हैं कंपनी को, ठीक है। तो भले ही कंपनी के प्रति जो चाहत है, लॉयल्टी है, वो दो स्टॉक की ज्यादा है देन 98 स्टॉक की तुलना में, लेकिन अब देखो कंपनी कब चलेगी, कंपनी भाई देखो दो लोगों से चलती नहीं है, 98 लोगों को तो, ये जो 98 लोग हैं, देखो मेजॉरिटी जो संख्या है इनकी वो 98 लोगों की है, 98 लोगों की बात माननी पड़ेगी कंपनी को, ठीक है। अब उसको लिए अगर दोनों स्टॉक को, ठीक है, दोनों स्टॉक को तुलना में 98 स्टॉक की बात ज्यादा माननी होगी, तो कंपनी 98 लोगों की बात मानेगी। बस वही बात है कि चाहत तो ज्यादा क्लोराइड आयन की है देने की, इलेक्ट्रॉन देने की, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या ज्यादा होने के कारण से यहाँ पे जो प्रोमिनेंट करेगा, ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड आयन करेगा। और इस केस में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन H2O बना लेगा, प्लस O2 बना लेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कर लेगा, यानी यहाँ पे आपको कैथोड, देखो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, लेकिन एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे देख रहे हो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी इस केस में क्या होने वाला है कि जो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो एक बात याद रखना, जब सो जब सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाएगा, और ये नहीं बताया जाएगा कि जो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट है। तो आपको सिंपली प्रोडक्ट का लिखना है एट एनोड, एनोड पे आपको लिखना है हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन गैस मिलेगा। लेकिन इसी सवाल को अगर ये कह देता है कि जो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, एनोड पे क्या मिलेगा, आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। तो ये बात होती है, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, और भी हम ऐसे मान लो कि सल्फेट सोडियम सल्फेट जिसका फार्मूला है Na2SO4, ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ, इसका एक और सोल्यूशन है, इसका क्या है एक्वा सोल्यूशन। अब इसके एक्वा सोल्यूशन का फिर मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे एट एनोड एंड कैथोड, देखो इसके एक्वा सोल्यूशन में कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, पहली नंबर तो ये जानो, तो सोडियम आयन प्रेजेंट होगा, सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके साथ में हाइड्रोनियम आयन भी प्रेजेंट होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होगा। कैसे होगा मैं बता चुका हूँ। और देखो सोडियम सल्फेट जो है आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होकर के आयन में टूट जाते हैं, तो सोडियम आयन में टूटेगा, सल्फेट आयन में टूटेगा, और जो वाटर है एज ए सॉल्वेंट जो प्रेजेंट, वो भी तो उसका भी तो ऑटो आयोनाइजेशन होता है, तो वो भी तो आयन देगा, तो हाइड्रोनियम आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में हमको इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के अगर आप बात करो तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में इसका इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हो, तो एट एनोड, देखो एनोड पे कौन अट्रैक्ट होगा, एनायन, और एनायन कौन है, एक आपका सल्फेट आयन है, दूसरा
हाइड्रोक्साइड आयन है। अब बात तो यही आती है कि देखो आयन तो दो हैं, ठीक है, दोनों ही एनोड की तरफ मूव करेंगे, लेकिन मूव करके वहां पे इलेक्ट्रॉन जो पहले रिलीज करेगा, जिसकी चाहत ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, वही प्रोमिनेंट करेगा। तो सल्फेट आयन की ज्यादा चाहत होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, कि हाइड्रोक्साइड आयन की ज्यादा चाहत होती है? तो आंसर होगा हाइड्रोक्साइड आयन की चाहत ज्यादा होगी देन सल्फेट आयन से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी जो चाहत है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वो ज्यादा है देन सल्फेट आयन। तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, H2O प्लस O2 और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी यहाँ पे एनोड पे क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। और वहीं पे अगर कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड के ऊपर होगा आपका केटायन अट्रैक्ट होगा। और केटायन कौन कौन से केटायन है, यहाँ पे एक सोडियम आयन आपको दिखाई पड़ा, दूसरा हाइड्रोनियम है। तो चाहत किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्योंकि कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, तो हाइड्रोनियम आयन का। तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे इस टाइप का रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस प्लस H2O, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे बैलेंस कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे एट कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ठीक है। ओके, लेकिन एक और सवाल है, अगर हम कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा एट एनोड एंड कैथोड? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, तो कॉपर आयन, सल्फेट आयन, और साथ में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इसके कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में चारों आयन प्रेजेंट होंगे। अगर चारों आयन प्रेजेंट होंगे तो आप बात करते हो कैथोड पे, तो कैथोड पे कौन अट्रैक्ट होता है, कैटायन। और कैटायन कौन कौन से कैटायन, एक कैटायन ए है और दूसरा कैटायन ए है। लेकिन इस केस में मामला यह है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, किसकी चाहत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्योंकि कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जिस आयन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वही प्रोमिनेंट करेगा। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप कंपेयर करते हो क्यूप्रिक आयन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में और हाइड्रोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में, तो कॉपर आयन की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वो ज्यादा होती है देन हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में हाइड्रोनियम आयन न मूव करके कॉपर आयन मूव करेगा, और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, कॉपर डिपॉजिट होगा एट कैथोड, ठीक है। कॉपर डिपॉजिट होगा एट कैथोड। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे एनायन मूव करेगा, और एनायन इसमें कौन कौन से, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें से चाहत किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, तो हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे यही चीज होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा, ठीक है। यानी एनोड पे क्या रिलीज होने वाला, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे क्या रिलीज होने वाला है, कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन ये बहुत और एक बहुत ही मजेदार एक और सवाल है। सवाल ऐसा है कि अगर मैं क्या कर देता हूँ, देखो अभी कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, इस बार भी हम कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं। और इस केस में हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में ना करके हम क्या करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो जो पहला सिचुएशन था उस सिचुएशन से ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ और ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात है कि अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया है, तो कॉपर सल्फेट हम लेके चलते हैं। अगर हम क्या करें, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के सोल्यूशन में उसी उसी मेटल का हम इलेक्ट्रोड अगर डिप करते हैं ना, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड अगर हम उसके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर का ही अगर हम इलेक्ट्रोड चूज कर लेते हैं, ठीक, कॉपर इलेक्ट्रोड ये चूज कर लेते हैं, तो इस केस में जो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, अटैकिंग इलेक्ट्रोड। क्या कहलाता है, अटैक्ड इलेक्ट्रोड, अटैक्ड इलेक्ट्रोड। तो समझ में आया
अटैक्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रिक अटैक इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है कि जिस मेटल का वो इलेक्ट्रोड है ना, उसी मेटल का साल्ट का एक्वस सोल्यूशन में अगर उस मेटल को डिप कर देते हो, तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या कहलाता है? अटैक्ड इलेक्ट्रोड। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड को ही डिप कर दिया गया, किसी और मेटल का नहीं डिप किया गया, कॉपर का था। कॉपर सल्फेट का कोई सोल्यूशन था तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लिया गया। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल अटैक्ड इलेक्ट्रोड के आप ले सकते हो जैसे। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि एनोड पे क्या होगा? एनोड पे देखो आयन तो कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? कॉपर आयन प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है, हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है, और हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। लेकिन एनोड पे कौन अट्रैक्ट होता है? एनायन। ठीक है, और एनायन कौन कौन से एनायन है? एक हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, एक सल्फेट आयन है। तो आप ये सोचोगे कि इन दोनों में से किसी को मूव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर अटैक्ड इलेक्ट्रोड वाला सिचुएशन होगा तो उस केस में क्या होगा? कॉपर आयन, ये जो कॉपर आयन है ना, कॉपर आयन, ये कॉपर आयन ही मूव करेगा एट नोड। ठीक है, अगर ये मूव करेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर डिपॉजिट होगा एट कैथोड। ठीक है, कॉपर डिपॉजिट होगा। और वहीं पे कैथोड की बात करते हो, कैथोड पे कौन मूव करता है? कैटायन अटैक, कैटायन मूव करता है। कैटायन कौन सा है यहाँ पे? कैटायन तो एक कैटायन तो यहाँ पे आपको हाइड्रोनियम और कॉपर में मिलेंगे, लेकिन जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड का देखो, जो कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड ये कॉपर के एटम से मिलकर बना है। तो जो कॉपर का एटम होगा इसके अंदर टेंडेंसी होगी कि वो एटम से वो एटम क्या होगा? वो सोल्यूशन के अंदर आएगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और आयन बनाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है? जो कॉपर है ना, कॉपर सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? कैथोड पे कैथ और इनोड पे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। 1 मिनट यार, थोड़ा सा मैंने रिएक्शन सही लिखा है, बस थोड़ा सा क्या कर दिया ना, प्रोसेस मैंने उल्टा बता दिया। कोई बात नहीं है। देखो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे क्या आपको मिलेगा? देखो जो कॉपर है ना, कॉपर, कॉपर आयन, कॉपर जो होगा डिजॉल्व होगा सोल्यूशन में और आयन बना लेगा, इस तरीके का रिएक्शन होगा। ठीक है, एनोड पे। ठीक है, एनोड पे क्या होगा? आपको इस तरीके का रिएक्शन दिखाएगा। और कैथोड पे क्या मिलेगा? जो कॉपर आयन है, एक कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर के रूप में डिपॉजिट होने लगेगा। कभी कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कॉपर आयन मिलेगा आपको एट एनोड, और कॉपर डिपॉजिट होते हुए कहाँ मिलेगा आपको? एट कैथोड। ठीक है, तो एक स्पेशल सिचुएशन है भाई, स्पेशल सिचुएशन। स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन को आप याद रखिएगा कि अटैक्ड इलेक्ट्रोड की, अगर अटैक्ड इलेक्ट्रोड जैसा कोई सिचुएशन बनता है तो उस केस में क्या होता है? जो जो मेटल है ना, उसी मेटल का उसी से रिलेटेड कुछ होने वाला है। देखो कॉपर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर भी कॉपर आयन पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि सिल्वर नाइट्रेट का कोई एक्वा सोल्यूशन है, और सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सोल्यूशन में हम सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड अगर डिजोल्व कर देते हैं, डिप कर देते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो इस केस में क्या होगा? सिल्वर एनोड पे क्या होगा? जो सिल्वर है सिल्वर आयन के रूप में डिजोल्व होगा एक्वा सोल्यूशन के अंदर। और कैथोड पे क्या होगा? ये सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सिल्वर में डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो मेटल ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अटैच्ड इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में क्या होगा? सिचुएशन में मेटल को ही आप पार्टिसिपेट करवाइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं और एक एग्जांपल की बात करता हूँ कि इस केस में बड़ा बहुत बढ़िया सवाल है। मैं सवाल ही पहले लिख देता हूँ। सवाल हमारा ये है ना कि अगर मैं क्या करूँ, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का अगर मैं क्या कराता हूँ? इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ, इस बार मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करता हूँ। इस केस में क्या करता हूँ? मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस ना करवा करके मरकरी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में मैं करवाता हूँ। तो इस केस में
क्या प्रोडक्ट क्या मिलेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसके एक्वस सोल्यूशन में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो आप बात करते हो एट एनोड, बात करते हो किससे बात करते हो? एट एनोड। एनोड पे कौन अट्रैक्ट होता है? एनायन, ठीक है। एनायन कौन है? क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एनायन और हाइड्रोक्साइड। आपकी जो आपका जो सवाल आपका जो कहना होगा, वो क्या कहना होगा कि एनोड पे कौन ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा? क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वो ज्यादा है देन हाइड्रोक्साइड। तो क्लोराइड आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो बना लेगा क्लोरीन गैस, ठीक है। इस तरीके का प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनोड पे आपको क्या रिलीज होते हुए मिलेगा? क्लोरीन गैस। वहीं पे आप कैथोड की बात करते हो, तो कैथोड के केस में क्या होने वाला है यहाँ पे? तो कैथोड के केस में कैटायन अट्रैक्ट होता है। अब कैटायन कौन कौन से? सोडियम आयन और हाइड्रोनियम आयन। इस केस में, ठीक है, इतना ऐसा होगा। चाहत तो ज्यादा हाइड्रोनियम आयन की है, क्या करने की? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। लेकिन इस केस में क्या होगा? सोडियम थोड़ा सा यहाँ पे सोडी क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन ना एक्सेप्ट कर करके सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इस केस में तो क्या होगा? सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा? क्योंकि देखो, इस केस में ना क्या है कि मरकरी इलेक्ट्रोड है, और मरकरी इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में आप देखते हो, तो कुछ अलग आपको रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा सोडियम आयन का। और मरकरी इलेक्ट्रोड के पोजीशन में देखते हो रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन का, तो इसका कुछ वैल्यू और होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे होने क्या वाला है, इसको आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा कि इस केस में क्या होगा? सोडियम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और सोडियम सॉलिड बना लेगा, ठीक है। ये बात होती है। अब बात ये है कि जो सोडियम आयन, आपको पता है सोडियम आयन, सॉरी सोडियम जो है, सोडियम मरकरी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मरकरी इलेक्ट्रोड है। तो सोडियम मरकरी क्या बना लेंगे? एक अमलगम बना लेंगे, ठीक है। सोडियम मरकरी अमलगम, 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 ठीक है। अभी जो सोडियम मरकरी अमलगम है ना, सोडियम मरकरी अमलगम, ये वाटर के साथ में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और प्लस मरकरी अलग हो जाएगा। वैसे सोडियम वाटर के साथ में रिएक्शन करके यही दोनों तो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा? आपको ओवरऑल ये मिलने वाला है, कौन कौन से प्रोडक्ट? कैथोड पे आपको, एनोड पे आपको मिलेगा क्लोरीन गैस, और कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्योंकि सोडियम तो सोडियम रह नहीं गया, सोडियम तो वाटर का रिएक्शन कर लिया, तो ओवरऑल प्रोडक्ट आपको मिलेगा एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये भी एक सिचुएशन, इस टाइप का न्यूमेरिकल आपने सीख लिया बनाना, ठीक है। अगर आप बात करते हो एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाते हैं, ठीक है, उसका एक्वस सॉल्यूशन का। तो इस केस में कौन कौन से प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होंगे? तो इस केस में आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाले हैं, वो कौन कौन से? देखो, इसके एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? एसीटेट आयन, सोडियम आयन, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो आप बात करते हो एट एनोड, एनोड पे कौन अट्रैक्ट होता है? तो एनायन। और एनायन कौन कौन सा है? हाइड्रोक्साइड आयन और एसीटेट आयन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? एसीटेट आयन की जो चाहत है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वो ज्यादा है, इस कारण से एसीटेट आयन क्या करेगा? यहाँ पे एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और क्या बनाएगा भाई? तो बनाएगा आपका इथेन गैस, ठीक है, प्लस टू CO2 और प्लस यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वास्तव में ऐसा, इसका भी मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ अभी, अभी बता दूंगा। और कैथोड की आप बात करते हो, तो कैथोड पे क्या होगा? देखो, कैथोड पे कैटायन अटैक होता है। कैटायन कौन सा है? एक सोडियम आयन और दूसरा हाइड्रोनियम आयन। किसकी चाहत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज्यादा है? तो हाइड्रोनियम आयन की। तो हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस प्लस वाटर, ठीक है। इस तरीके का बैलेंस कर लो यहाँ पे आप, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इस तरीके का होगा। अच्छा, ये तो समझ में आया, ये सर आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये एसीटेट आयन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इथेन गैस कैसे बना और CO2 गैस कैसे बना। तो मैं इस बार वैसे इसको, ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है, मतलब इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म समझना चाहते हो तो आपको ऑर्गेनिक की हेल्प पड़ेगी। वास्तव में होता क्या आता है, जो ये जो मैं यहाँ पे, ये जो एसीटेट है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, ये जब ये जो इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ठीक है, इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है, इसके साथ क्या बनाएगा, जैसे यहाँ पे मूव करेगा, ये वाला जब इधर मूव करेगा ना, तो ये वाला जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाता है, और जब इधर शिफ्ट हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बना लेता है, ठीक है, और प्लस CO2 गैस, ठीक है, ये देखो ये CO2 हो गया, CO2 ग्रुप में बाहर निकल गया, CO2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल होने के कारण गुड लिविंग ग्रुप है, और गुड लिविंग ग्रुप क्या करता है, तुरंत बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे बना, क्या बना, आपका कार्बन आयन। अब ये जो कार्बन आयन बना है, दूसरा जो एसीटेट आपको प्रेजेंट, दूसरा जो एसीटेट आयन प्रेजेंट है, ये इसके ऊपर इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो AC3 दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे, इथेन गैस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला देखो, ये वाला इधर मूव करेगा ना, तो ये जो बॉन्ड टूटा है इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इधर की तरफ मूव करेगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये बाहर निकल जाएगा, तो CO2 निकलेगा ही, और प्लस में यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैं कहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जो नेट इक्वेशन था उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हुए आपको दिखाई ही पड़ा था, इस तरीके का इसका मैकेनिज्म है। देखो, मैं अगला प्रॉब्लम क्या मेरा अगला प्रॉब्लम है कि अगर मैं क्या करता हूँ, मोल्टेन कैल्शियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूँ तो क्या बनेगा। देखो, मोल्टेन मोल्टेन आयंस को पिघला दिया गया है, एक्वा सोल्यूशन तो है नहीं, तो इस समय क्या होगा, कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, तो कैल्शियम आयन और हाइड्राइड आयन। अच्छा, किसके प्रेजेंस में इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है। तो एट इनोड इनोड पे कौन अट्रैक्ट होता है, एनायन, और एनायन कौन है इसमें, हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो हाइड्राइड आयन यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, अब इसे बैलेंस कर सकते हैं। और कैथोड की यहीं पे अगर बात करते हो तो भाई कैथोड पे तो कैटायन अट्रैक्ट होता है, कैटायन कौन है, कैल्शियम आयन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को क्या बना लेगा, कैल्शियम सॉलिड, यानी कैल्शियम आपको डिपॉजिट होते हुए नजर आएगा एट कैथोड, और एनोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक लास्ट और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लास्ट जो हमारा है कि अगर हम क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड का, मतलब H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखो, इसके इसके एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, तो एच आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और वाटर द्वारा ऑटो आयनेशन से जो आयन प्राप्त होंगे वो क्या मिलेंगे, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड। ये वास्तव में जानते हो क्या लिखा है, ये चायन ही लिखा हुआ है, क्या था कि ये चायन वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। तो ओवरऑल बस, मतलब ये चायन अकेले फ्री फ्री तरीके से हाइड्रोनियम, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन वाटर के अंदर प्रोटॉन के फॉर्म में न रह करके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो दो, ये जो ए वाला है चाहे ए, दोनों एक ही सेम चीज है, ठीक है। तो आपको ही पता चल गया होगा कि एट कैथोड पे क्या होगा, कैटायन अट्रैक्ट होता है। कैटायन कौन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन है, चाहत किसकी ज्यादा है, कैथोड कैथोड पे कैटायन, सॉरी कैटायन कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज प्रेजेंट है, हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है, तो कोई भी आप एक ले सकते हो, ठीक है। जो लिखा तो वास्तव में दोनों प्रोटॉन ही है, तो यहाँ पे क्या, देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये चार्ज, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है।
तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है, और एनोड पे एनायन अट्रैक्ट होता है। एनायन इसमें दो हैं, एक हाइड्रोजन सल्फेट आयन और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन। किसकी चाहत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो चाहत है, चाहत तो आपकी किसकी ज्यादा है? हाइड्रोक्साइड आयन की, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और एनोड पे क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस, क्लोरीन नहीं, ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पे डिफरेंट सबस्टांस का क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा एट एनोड, और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक अपना लेक्चर रखते हैं, ठीक है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।